मित्रों, आप जानते हैं ये हर रविवार जनरल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन की एक क्विज़ होती है अनअकैडमी पर, जिसे वो कहते हैं यूपीएससी कॉम्बैट और मैं कहता हूँ पबजी कॉम्बैट। और वहाँ पर बेस्ट रैंक वालों को 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने की पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में दी जाती है। तो पिछले रविवार जो टेस्ट हुई उसमें बहुत बधाइयाँ भाई हर्षित भारद्वाज, अभिषेक कुमार और सौरभ आनंद को, जिन्हें ये इनाम मिले हैं। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जीत गए तो बेस्ट, नहीं तो प्रैक्टिस के सवाल तो मिल ही जाते हैं। और उसी तरह हर सोमवार मृणाल्स मंडे, ये वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ जिसमें 20-20 प्रश्न होते हैं, मैं ये जो आपको डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ उसमें से। तो 15 मार्च सोमवार को जो टेस्ट हुई थी उसमें बहुत बहुत बधाइयाँ ऐश्वर्या, हर्ष हिमांशु, जय हिंद सिंह, विजया सिंह, चिदानंद, आनंद, सृष्टि गोयल, धवल कुमार जोशी, आरी आरी, कुमारी ज्योति और बाकी सब लोग जिन्होंने अच्छे स्कोर हासिल किए। वैसे इसमें कोई इनाम नहीं है मृणाल्स मंडे में, लेकिन आपको बस फ्री में प्रैक्टिस मिलती रहे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, द रजिस्ट्रेशन लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। क्या अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 17 मार्च बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले इकोनॉमी में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एसेट मोनेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, मेंस पेपर 3 के ये सब मुद्दे। अब ओरिजिनली सरकार का प्लान ये था कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश करेंगे, सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच देंगे। लेकिन अभी शेयर मार्केट में धीरे धीरे गिरावट आ रही है और वैसे भी सरकारी कंपनियों के शेयर्स वो सस्ते में ही चल रहे हैं। तो सरकार को लगता है कि शेयर्स बेचेंगे तो भी बड़ी रकम आएगी, नहीं तो कुछ और नए तमाशे भी करने ज़रूरी हैं। तो ऐसी एक चीज़ होने वाली है एसेट मोनेटाइजेशन, जहाँ पर कि सरकार रोड, रेलवे वैगन, रेलवे स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, ऑयल गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर, जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये सबको या तो बेच देगी या इसको लीज कर देगी। आप इसमें फ़र्क समझिए। अगर हम कहें रेलवे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसको सरकार बेच नहीं रही, लेकिन उसके जो संपत्तियां हैं, जैसे उनके पास कुछ ट्रेन के वैगन होंगे, वो फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी को बेच दिए जाए, और नीचे जो रेलवे पटरी होगी, रेलवे ट्रैक, वो तो सरकार का ही रहे, लेकिन उस पर ये वैगन, रेलवे डिब्बा वो टाटा कंपनी चलाए। उसी तरह रेलवे स्टेशन, तो जैसे एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप, अदानी ग्रुप वगैरह चलाते हैं, पार्किंग फ़ीस, यूज़र फीस, वहाँ पर जितने भी मैकडोनल्ड, डोमिनोज़ के आउटलेट होंगे उनसे वो किराया लेंगे, संचालन, रख रखाव, साफ सफाई वो सब देखेंगे। ऐसा ही काम रेलवे स्टेशन में भी कुछ सोचा जा रहा है। उसी तरह बीएसएनएल के पास जो टेलीकॉम टावर है और उसके नीचे जो ज़मीन होगी, तो मान लीजिए कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर वैसे भी उनका बिजनेस कम ही है, तो हो सकता है वो जियो, एयरटेल वगैरह को दे दिया जाए। और जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम वो किसी प्राइवेट स्पोर्ट टूर्नामेंट वाली कंपनी को दे दिया जाए, जो आउटसोर्सिंग में सब क्रिकेट, फुटबॉल मैच का कुछ काम देखे। करीब 7,000 किलोमीटर के हाईवे उसे टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र मोड में दे दिया जाए। मतलब सरकार एक बार में बोल दे कोई बड़ी कंपनी को कि आप 10,000 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए और सामने ये 7,000 किलोमीटर हाईवे आपका हुआ और उस पर अगले 20 साल तक आप टोल किराया वसूलते रहना और इसका रिपेयर मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी, फिर 20 साल बाद हमको वापस कर देना, लाइक दैट। तो ये सब होगा, ये एक काम। और सरकार सोच रही है ये सब करने से 2.5 लाख करोड़ रुपये हमें मिलेंगे 2020-21 में। और नीति आयोग को भी बोला है आप एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मतलब कोई नली लगानी है ऐसा नहीं, लेकिन एक प्रोजेक्ट कि कैसे हम इन सब में से पैसा संचारित करें और पूरा हमारे पास आ जाए, जस्ट लाइक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो वो क्या करेगा, उसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर वाले पैसा डालेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो इधर क्या होगा, ये ऐसी पाइप है जहाँ ऊपर से सब बेच बेच के पैसा लाया जाएगा। दूसरा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेटाइजेशन में कल हमने देखा था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने वाली है। अब उसमें वो एक नई चीज़ लेकर आए, एयरपोर्ट बंडलिंग। अगर हम कहें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एयरपोर्ट, तो उसे खरीदने के लिए तो जीएमआर ग्रुप, अदानी ग्रुप, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो तो प्रॉफिटेबल है, बहुत सारा ट्रैफिक आता है। लेकिन बहुत सारे छोटे शहरों में जो अनप्रॉफिटेबल किस्म के एयरपोर्ट हैं उसे कोई ख़रीद नहीं रहा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे स्टैट्यूटरी बॉडी, उन्होंने कहा है कि बंडलिंग करेंगे। मतलब वाराणसी एयरपोर्ट अगर अदानी को खरीदना है तो कंपलसरीली उसने साथ ही साथ कुशीनगर और गया एयरपोर्ट भी खरीदना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये प्रॉफिट हो वाराणसी एयरपोर्ट में अच्छे ट्रैफिक के चलते, और सामने कुशीनगर गया में मान लीजिए 20-20 रुपये का लॉस भी हो, तो भी नेट प्रॉफिट में ही रहेगा। और इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फ़ायदा क्या है कि ऐसे सभी लॉस मेकिंग एयरपोर्ट से वो अपने पाँव वापस खींच ले, सरकार को सब टैक्स पेयर का पैसा उसमें डालना नहीं हो। इसके अलावा इकोनॉमी में कुछ और मुद्दे चल रहे हैं, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट यानी SOFR, ये सब एक एक लाइन के मुद्दे हैं। इसको हम पढ़ेंगे Win21 सीरीज़ और उसके पिलर 1C में, जो शायद अगले मंगलवार में करने वाला हूँ। फिर पिछले मंगलवार हमने पढ़ा था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021,
तो ये एक प्रकार का डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI होगा। मतलब इसका काम होता है कि बाजार में अपने बॉन्ड्स इशू करे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से कर्जा लेकर आए और नीचे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लोन में पैसा दे। ओरिजिनली ऐसे और भी DFI थे जैसे ICICI, IDBI, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें कमर्शियल बैंक में उन्होंने अपना लाइसेंस कन्वर्ट कर दिया। ये जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो असल में बैंक नहीं, उनको दे विल नॉट टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, वो बाजार में बॉन्ड इशू करे, वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसा लाए, ऐसा उनका काम होता है। खैर, तो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है। आइडिया ये है कि 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे के 100% शेयर होल्डिंग से इसे बनाएगी, लेकिन भविष्य में फिर शेयर होल्डिंग धीरे धीरे कम करके सरकार 26% तक लेके आएगी, ताकि डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर सरकार को कमाने को मिले, जैसा LIC में सोच रहे हैं। इस संस्था को 10 साल का टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा, मतलब उसके मुनाफे में सरकार कोई कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर नहीं मांगे। 3 से 5 लाख करोड़ का ये लोन देंगे अगले कुछ वर्षों में वगैरह। खैर, अभी तो कैबिनेट ने मंजूर किया है, तो आगे हो सकता है और भी नए नए मुद्दे आए तो देखेंगे। कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा था, इंटरनेट इंपीरियलिज्म फॉर ऐसे पेपर। वहाँ पर मैंने कहा था कि गूगल ऐप स्टोर पर जितने भी सेल्स होते हैं तो ऐप डेवलपर से 30% कमीशन मांगता है। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि उसे कम करके 15% करेंगे, ताकि ऐप डेवलपर्स को मतलब ज़्यादा प्रॉफिट उनके हाथ में आए। खैर, पेज 1 पर अगला मुद्दा है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अगले महीने भारत आएंगे, और इस पर अखिल भारतीय बाबू सोना एसोसिएशन, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि आज से लेकर अप्रैल महीने तक हम और कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब गया बाढ़ में, और ये IDS और राज्यसभा टीवी में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में जितना आएगा उसमें घुस घुस के तैयारी करेंगे। क्योंकि जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2 में इंडिया ब्रिटेन रिलेशन वही 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स, यही एक प्रश्न पूछे जाने वाला है। 20 प्रश्न अलग अलग टॉपिक से नहीं पूछे जाने वाले। खैर, आगे बढ़ते हैं। पेज 2-3 पे कुछ काम का नहीं। पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में गुजरात के कुछ समाचार से हम लोग केस स्टडी बनाते हैं, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। गुजरात में ये सूरत नवसारी रीजन, वहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है, इसलिए घास चारा ज़्यादा उगेगा नहीं, तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन मुश्किल हो रहा है, खेती बाड़ी भी मुश्किल हो रही है। तो पता चला गांव वालों के पास ये एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, और वो सब सूरत है तो जाके डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री में क्यों काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ जो बिजनेसमैन हैं वो उड़ीसा और दूसरे राज्यों से आने वाले सस्ते मजदूरों से काम करवाना पसंद करते हैं। तो ये सब गांव वाले धीरे धीरे देशी दारू यानी कंट्री मेड लिकर का गैरकानूनी काम कर रहे थे। पुलिस ने सख्ती की, तो अब ये लोग इलीगल श्रिम्प फार्मिंग शुरू कर रहे हैं। श्रिम्प मतलब झींगा, उसका पालन कैसे कर सकते हैं? अगर कोई तालाब होगा, कोई नदी होगी, तो उसमें आप उतना कुछ इलाका और वहाँ पर ये काम शुरू करें, या फिर कि सरकारी ज़मीन है उसमें खुद से बुलडोजर खुदवा दो, पानी भरो और फिर इसमें ये काम करो। तो आपको लगे इसमें क्या, ये तो मतलब करने दो, गरीब लोग हैं। लेकिन सब एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। खास करके कई सारी नदियों में इन लोगों ने ऐसे मतलब वहाँ से कुछ अपनी खुद से बुलडोजर से नहर खोद के दूसरा तालाब बना दिया है, उसमें ये सब कर रहे हैं। तो जो कोस्टल इकोलॉजी है वो इसे धीरे धीरे तबाह कर रहे हैं। इसलिए गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट, जमीन हड़प प्रतिबंधन कानून में धीरे धीरे पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही है, जिसमें मिनिमम 10 साल की प्रिजन हो सकती। तो यहाँ से केस स्टडी बनाते हैं कि मान लीजिए आप ये सूरत या नवसारी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं यानी IAS ऑफिसर, और उसके लोकल MLA धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं कि आप इन सब लोगों को छोड़ दीजिए, ये तो कैसे जिंदा रहेंगे, वरना और कोई इनके पास धंधा रोजगार है नहीं। वैसे गुजरात राज्य सरकार के कुछ नियम हैं कि इंडस्ट्रीज़ में 85% रिजर्वेशन टू लोकल पीपल, लेकिन रियल लाइफ में वो सब का अनुपालन नहीं हो रहा है और ये सब डायमंड पॉलिशिंग में बाहर के लोग आ रहे हैं। तो ये एक मतलब MLA धरना कर रहे हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए एनवायरनमेंट NGO भी धरना शुरू करे कि ये इलीगल श्रिम्प फार्मिंग, उससे कोस्टल इकोलॉजी तबाह हो रही है, और मान लीजिए वो ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना से भी इसका ट्वीट करवा दें, इंटरनेशनल प्रेशर भी आप पे आ जाए। सो देन एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट IAS ऑफिसर हाउ विल यू एड्रेस दिस क्राइसिस? एनवायरनमेंट का ही नाम लिया है तो कल एक समाचार आए थे कि एक मैन ईटर टाइग्रेस अवनी, आदमखोर बागिन, उसकी जो बेटी थी कब, उसको जंगल में छोड़ा गया तो सामने कोई दूसरे टाइग्रेस ने उसे मार दिया। तो सोशल मीडिया में इसका बहुत हाहाकार मच गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्यों ध्यान नहीं रखा वगैरह वगैरह। इस पर एक कॉलम है जिसमें कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट हमें मिलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? टोटल नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन मस्ट ग्रो। तो अगर 100 की जगह 150 टाइगर हो रहे तो अच्छी बात है, अभी इसमें एक आध दो मर भी जाएँ तो ये मतलब कोई इंसान नहीं है जहाँ पर हमने ऐसा कि वो क्यों मर गया, आपने क्यों ध्यान नहीं रखा।
बिकॉज द मैंडेट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज नॉट टू बॉडी गार्ड इंडिविजुअल टाइगर 24/7 बट टू कंजर्व द होल स्पीसीज। एक बाघ को बचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं, पूरी स्पीसीज की धीरे धीरे बढ़ोतरी और संवर्धन होना चाहिए। तीसरा मुद्दा, टाइगर्स आर टेरिटोरियल एनिमल्स, मतलब वो अपने इलाके पर किसी और दूसरा बाघ आ जाए उनको पसंद नहीं होता तो वो तो सीधा अटैक ही कर देंगे दूसरे बाघ पे, उसे मार देंगे। हम उन जानवरों पर ह्यूमन एथिक्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि नहीं वो दूसरा टाइगर आया तो इसने गुलाब का फूल क्यों नहीं दिया, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता और वो इस टाइगर का इलाका छोड़ के चला जाता। चौथा, कोई टाइगर अगर मैन ईटर आदमखोर बन जाए तो फिर उसे मारना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया में बाबू सोना टाइप एलिमेंट ये सब जटिल चीज़ों को समझ नहीं पाते, पूरा दिन क्रिटिसाइज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स का मोराल, नैतिक मनोबल कम होता है और भविष्य में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि वो सिर्फ सेलिब्रिटी एनिमल एक आध पर इनका जो फोकस आ जाए, बस उसी को पूरा दिन 24/7 चौकीदारी करते रहें और बाकी 50 एनिमल, इस गेंडे हाथी सबको कोई मार दे। एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया का ध्यान नहीं जाए सब चलने दो। तो ये भी एथिक्स, केस स्टडी, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में सब गौर करने के मुद्दे। सोशल मीडिया का ही नाम लिया है तो कम्युनिकेशन। आप जानते हैं एमएलएज, विधायक, तो उनके क्षेत्र में जो जो परेशानी हो कि रोड खराब है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही, दे विल मेक कंप्लेंट्स टू दी आईएएस ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो लेटर भेजे और उस पर जांच हो और सही काम किया जाए। तो ये तो एस्टैब्लिश्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत सब है। लेकिन पता चला गुजरात में कई एमएलए, पर्टिकुलरली यंगर एमएलए, वो अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे फॉर्मली लिखकर कंप्लेन देना या फॉर्मल अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिशियल ईमेल आईडी में लेटर लिखना, वो ऐसा नहीं कर रहे। वो सीधा ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे पर्टिकुलर मिनिस्टर या जो भी मंत्रालय उसका हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है, सेक्रेटरी, सचिव, उसको या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको वो सीधा ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट डाल के वापस डालते हैं कि देखो मैंने इनको मैसेज भेजा लेकिन ये तो जवाब नहीं दे रहे। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है वगैरह। इस पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का स्टैंड ये है कि 24/7 सब आईएएस ऑफिसर के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर तो 500 मैसेज आते रहे तो वो बेचारा वो चेक करेगा तो डे टू डे काम कब करेगा। दैट इज़ नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक सोशल मीडिया मैसेजेस 24/7। एज एन एमएलए आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल ईमेल भेजिए उस ऑफिसर को, तो वो फॉर्मली चेक कर सकता है, अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये मध्याह्न भोजन में गरीबों को, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। यू आर नॉट सेंडिंग एनी ऑथोराइज लेटर और बाहर जाके कि नहीं मुझको मारा करके विक्टिम वाली सब कार्ड खेल रहे हैं। दैट इज़ नॉट राइट वे। सो अगेन इधर भी हमको क्या देखना है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। कुछ ऐसे प्रश्न बने कि सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है तो 24 घंटे तो ऑफिसर सोशल मीडिया को ट्रैक करे तो वो मेन काम कब करेगा। सो ही शुड आस्क सच पीपल टू सेंड फॉर्मल कंप्लेंट्स। ये सब एथिक्स केस स्टडी की बात चल रही है। तो चौथा मुद्दा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU, उसके सोशल साइंस डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल भेजा है उनके यूनिवर्सिटी हेड को और कुछ बड़े संस्थानों को कि हमें नीता अंबानी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी की वाइफ है, प्रीति अदानी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी की वाइफ है, या उषा मित्तल जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट लक्ष्मी मित्तल की वाइफ है, इन तीनों में से कोई एक को हमारे ये BHU के वीमेंस स्टडी सेंटर में विजिटिंग प्रोफेसर की पोस्टिंग दी जाए। इसके पीछे शायद उनका कोई शुभाशय है कि ऐसी सब समाज के रसूखदार लोगों की बीवियाँ, तो उनका तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के साथ उठना बैठना होता है, नेटवर्क होता है। तो अगर ऐसे बड़े हस्तियों को विजिटिंग प्रोफेसर बनाया जाए तो ये तो नहीं कि रोज़ लेक्चर लेने आएंगे लेकिन साल में 1-2 बार आएँ और उनके नेटवर्क के चलते बड़ी बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में आए तो बच्चों का भला हो जाए। वो कुछ 1-2 जनों को फ़ोन कर दे तो फंडिंग ग्रांट में भी ढेर सारा पैसा मिल जाए, इंटर्नशिप वगैरह हो सके अच्छी कंपनियों में, समर इंटर्नशिप। तो प्रोज में ये आर्ग्यूमेंट, तो कॉन्स या चुनौतियाँ या चैलेंजेस कुछ विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं कि प्रोफेसर बनने के लिए जो मेरिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसका क्या, कम से कम व्यक्ति ने PhD किया हो, कई सालों तक वो टीचिंग और रिसर्च कर रहा हो तो प्रोफेसर बन सकता है। हाँ, तो ये भी सोचो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। और कुछ दिनों पहले याद करो हमने एक और कॉलम देखा था कि कैसे यूनाइटेड नेशन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रियंका चोपड़ा, एंजेलिना जॉली वगैरह सेलिब्रिटी वीमेन को अपना एम्बेसडर फॉर ह्यूमन राइट्स, एम्बेसडर फॉर वीमेन बनाती है ताकि उस बहाने सोशल मीडिया और सब लोगों की नज़र रहे, जिससे कुछ डोनेशन में पैसा आए, कुछ सेंसिटाइजेशन बढ़े वगैरह वगैरह। सो यू कैन कनेक्ट ऑल दिस, ग्रेट पिक्चर क्या है और क्या करना चाहिए, कितने तक सही है, कितने तक गलत है। आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट। वल्चर कंजर्वेशन यानी गिद्ध पक्षी जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, पता चला उनकी आबादी बहुत कम हो रही है। व्हाट आर द रिफॉर्म्स वी कैन टेक। पहला, गाय भैंस मवेशियों में कुछ बीमारी हो जाए तो
किसान डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर ऐसा मवेशी मर जाए तो भी उसके शरीर में वो दवाई रहती है और ये गिद्ध पक्षी उसे खाते हैं, उनके शरीर में वो दवाई जाती है और कुछ एडवर्स रिएक्शन के चलते ये पक्षी भी बेचारे मर जाते हैं। तो वैसे तो अलग अलग राज्यों ने ऑलरेडी बोला है कि डाइक्लोफेनाक इज़ बैंड, लेकिन फिर भी कुछ फार्मर अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका सब स्मगलिंग और जो भी कांड चल रहे हैं उसको रोक लगाई जाए। दूसरा, ये गिद्ध पक्षी अपना नेस्ट झाड़ पे बनाए, तो जैसे कोकोनट का ट्री है, मैंगो ट्री है, स्वाभाविक है उसके कुछ फल गिर जाएंगे तो किसान इन्हें पत्थर मार मार के भगा देते, कहीं पर भी इनको नेस्टिंग करने नहीं देते। तो इस पर सरकार ने उन्हें कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, मुआवजा दे, ताकि वो पक्षी को परेशान नहीं करे और उसका जो भी कोकोनट या मैंगो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका उसे रकम सरकार दे दे। तीसरा, वल्चर्स के लिए कैफेटेरिया बनाए जाएं। कैफेटेरिया मतलब कॉफ़ी पीने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पर कैफेटेरिया का मतलब है ऐसा एक प्लेटफॉर्म, लकड़ी या स्टील का कुछ मंच कि जहाँ पर मरे हुए जानवर रखे जाएं ताकि ये गिद्ध उसे आकर खा सके। इफ़ यू डू ऑल दिस देन इट विल हेल्प इन वल्चर कंजर्वेशन। साथ ही साथ ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिस्ट दिया है कि कुल मिलाकर 23 अलग अलग प्रजातियां हैं वल्चर्स की, और उसमें भारत में 9 प्रजातियां हैं। अब मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, आराम से ये एक्सेल फाइल में देख लेना कि दीज आर फाउंड इन इंडिया। तो MCQ कैसा बन सकता है, 4 बनाए कि विच ऑफ दीज आर फाउंड इन इंडिया वगैरह। एनवायरनमेंट में एक और कॉलम भी है जिसमें कुल मिलाकर बात है माइक्रो प्लास्टिक, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसमें 5 मिलीमीटर से कम साइज़ के प्लास्टिक पार्टिकल्स हों। तो ये तो मतलब पानी में भी घुल जाएंगे, हवा में भी उड़ते रहेंगे, ज़मीन में भी मिल जाएंगे और फिर बाहर अपने इंसानों के शरीर में प्रवेश करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जिससे कैंसर और बहुत सारी जानलेवा बीमारी शायद हो सकती हैं। और एक आंकड़े हमने याद रखना है कि पूरी दुनिया में जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसका हार्डली 9% या कहे कि लेस देन 10% ही रिसाइकल होता है। तो जब भी ये पॉल्यूशन वगैरह मेंस पेपर 3 के मुद्दे हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वगैरह में लिखते वक्त, या इवन पेपर 1 में वो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज़, कुछ आंकड़े हमने याद रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पेज 5, 6, 7 पे कुछ काम का नहीं। पेज 8 कॉलम्स में सिर्फ एक काम की चीज़ थी, ये माइक्रो प्लास्टिक के बारे में, वो तो हमने एक लाइन में पढ़ लिया। बाकी जितना है वो दिल्ली गवर्नमेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी, गुजरात MLA का ड्रेस कोड जो हमने कल देखा था, फिर ये स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट का आर्ग्यूमेंट कि भारत में डेमोक्रेसी की जगह इलेक्टेड ऑटोक्रेसी हो रही। कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 9 में वन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉलम है। यूनाइटेड नेशन का F4 यानी 4 और फिर R, F4R मूवमेंट। यहाँ पर F का मतलब है फेथ, मतलब धार्मिक भावनाएं, फॉर R का मतलब है राइट्स, अधिकारों के लिए। धर्म और अधिकार, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? जो धार्मिक नेता है वो हमेशा ये कहते हैं हमारे धार्मिक स्वातंत्र्य को खतरा है और आवर रिलीजियस फ्रीडम ऑफ राइट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, जबकि ये यूनाइटेड नेशंस की मूवमेंट कह रही है कि ये सब धार्मिक नेताओं ने असल में धर्म का इस्तेमाल करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, कि महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यक कौन से धार्मिक भी हो सकते हैं, एथनिक, रेशियल, लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पे भी, एंड माइनॉरिटीज़ इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे LGBT समुदाय। तो इन सब के ह्यूमन राइट्स के लिए रिलीजन और रिलीजियस लीडर्स मदद करें, दैट इज़ द आइडिया। और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ कीवर्ड्स हैं, रबात प्लान फॉर एक्शन, बेरूट डिक्लेरेशन वगैरह। फिर इसमें अलग अलग सब थिंकर्स को कोट किया है, तो इंग्लिश बेटर करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। उपेंद्र बख्शी, बिलीवर्स अगेंस्ट हेट, ये कॉलम है। पेज 9 पर दूसरा कॉलम है, केरला में कैसे महिला लीडरों को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के लिए टिकट नहीं दे रही, वो तो मुद्दा हमने कल ही देख लिया था या परसों देखा था। तीसरा कॉलम है, बिग कैट फैन क्लब, वो जो बाघिन मर गई और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो तो हमने एथिक्स के स्टडी में देखा। आगे पेज 10 पे समाचार, नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाया जाए BHU का, वो भी हमने देख लिया। पेज 11 पॉलिटिक्स के सब समाचार काम के नहीं। पेज 12 अपने संविधान का 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची 1985 में बनी, क्या है, एंटी डिफेक्शन, पक्षांतर या पक्ष बदल देना, कुछ नेता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाए, उसको रोकने के लिए। तो उसमें पता चला कि अब जानते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 लोगों को जो आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस वगैरह से बिलोंग करते हो, तो भले इलेक्शन नहीं जीत पाए लेकिन उन्हें नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर पर शर्त ये होती है कि उन्हें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो जब उन्होंने शपथ ली है, ओथ टेकिंग, उसके 6 महीने के भीतर वो ज्वाइन कर लें। उसके बाद अगर ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। तो पता चला राज्यसभा के नॉमिनेटेड MP स्वपन दास गुप्ता, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, 2016 में उन्होंने शपथ ली थी और अभी 2021 में वेस्ट बंगाल चुनाव में ये BJP के टिकट से लड़ना चाहते हैं। तो अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है कि 6 महीने के भीतर 2016 में क्यों BJP आपने ज्वाइन नहीं किया, अब आप कर रहे हैं,
तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो स्वपन दास गुप्ता ने डिस्क्वालीफाई होने से पहले खुद ही रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया बर्खास्त होने से पहले। पेज 13 अलग अलग बिल जो पेश हुए उसकी बात चल रही, लेकिन मैंने आपको बताया इनको खुद एक्सप्लेन सीरीज़ बनाने दो, कुछ कॉलम लिखने दो, और ये लोग नहीं भी करें तो भी ये जो मंथली करंट अफेयर PDF फाइल चलते रहते हैं वो सब लोग तो कंपाइलेशन करेंगे ही, तो उसमें से बिल के क्या सेलियंट फीचर थे, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, वो तो मिल जाएगा भाई आराम से 250 वर्ड्स के लिए। तो हर एक चीज़ का खुद से घुस घुस के तैयारी हम करें, एबॉर्शन की अपर लिमिट और नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल से लेके जो 25 चीज़ें चल रही हैं वो जब आएगा तो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं पेज 14 एक्सप्लेन सीरीज़ में थ्रोम्बोसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल्स। अपनी ये जो भी रक्त की नलियाँ हैं उसमें कुछ गड्ढे बन जाएं तो ब्लड आराम से फ्लो नहीं कर पाएगा और आदमी मर जाएगा। पता चला एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की जो कोरोना वैक्सीन है उसका ये एक साइड इफ़ेक्ट है, एक आध आदमी मर गया। तो यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देश इस वैक्सीन पर अभी रोक लगा रहे हैं। उसकी पूरी एक्सप्लेन सीरीज़ मुद्दा एक लाइन का है, हमने देख लिया। फिर दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि आइस डिटेंशंस। वो आइस डिटेंशन मतलब अमेरिका में ये मैक्सिको वगैरह के जो गैर कानूनी रूप से जो शरणार्थी घुस आते हैं और वहाँ पर कोरोना वगैरह हमारे लिए काम का नहीं। फिर ये मुकेश अंबानी के घर के पास बॉम्ब मिला, उसकी सब एक्सप्लेन सीरीज़ काम की नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ हमने अभी देख लिया। आगे बढ़ो पेज 15 वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ काम का नहीं। इजराइल के सब रिसर्चर्स को डेड सी स्क्रॉल्स मिले जिसमें कि पुराने सब यहूदी और ईसाई समाज के बारे में कुछ लिखा होगा। मित्रों हम लोग इधर अपना हड़प्पा और मोहेंजोदारो तक तैयार करो, उससे आगे जाओगे ये सब जगह पे। द कॉस्ट बेनिफिट इज़ नॉट सो ग्रेट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आगे बढ़ो पेज 16 इकोनॉमी। एक तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो तो शुरुआत में ही हमने देख लिया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस और जजमेंट चलते रहे सब बॉल बाय बॉल कॉमेडी हमारे लिए काम का नहीं। अब जैसे समझिए कोई कंपनी उसका रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है बैड लोन का, तो अल्टीमेटली उसकी ऑक्शनिंग यानी नीलामी होगी। अब पता चले कि मान लीजिए विजय माल्या के साथ ये हो रहा है और फिर वो अपने ही बेटी को बोले कि तुम एक दूसरी फर्जी कंपनी बना के इसको नीलामी में बोली लगाओ ताकि अपनी कंपनी अपने पास ही रहे और फिर पैसा देना नहीं देना वो तो देख लेंगे। तो इस तरह के बैकडोर पैक्ट्स फॉर डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स जो खुद दिवालिये हो चुके हैं और वापस से खुद से ही या अपने कोई साथी भाई भतीजों द्वारा खुद की कंपनी की नीलामी में बोलियां लगवा रहे हैं, वो सबको रोकथाम लगे वगैरह। पर ये सब मित्रों टेक्निकल रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर स्कोप ऑफ एग्जाम। आगे बढ़ो, कुछ पूछे तो वो लॉजिक से हवा में टिक कर दो। फिर IT मिनिस्ट्री विल फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी। नहीं, वो एक दो मुद्दे पढ़ने थे हमने पढ़ लिए, अभी रोज़ कॉमेंट्री काम की नहीं। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट यानी SOFR क्या है वो सब हम देखेंगे अगले मंगलवार ये विन 21 सीरीज़ में। बिजनेस GK के सब समाचार काम के नहीं। फिर सरकार ने ये कहा है कि 10 अलग अलग शहरों में बेगर्स यानी भिखारियों का रिहेबिलिटेशन पुनर्स्थापन और उनकी सब मदद हो रही है, लेकिन जब तक इस योजना का कोई फैंसी नाम नहीं बने तब तक हम तैयार करने नहीं बैठेंगे। पेज 17 और 18 स्पोर्ट्स में कुछ काम का नहीं। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।